फिर से स्टार्ट करते हैं आज। और मैं थोड़ा सा पीछे, मेरे ख्याल से आप लोगों को भी कोई इशू नहीं होगा, मैं थोड़ा सा पीछे ले जा करके जो पिछली क्लास में जो मैंने पढ़ाया था उसको चीजों को मैं फिर से एक बार के लिए आपको रिवाइज करवा देता हूँ। रिवाइज कराने के बाद में फिर से हम लोग स्टार्ट करेंगे आगे के टॉपिक को। तो जरा सा इसका जूम कर दूं, ठीक है, ताकि वो आपके स्क्रीन पे पूरा का पूरा दिखाई दे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। वेरी गुड इवनिंग आयुष शुक्ला, और वेरी गुड इवनिंग जो बाकी बच्चे भी जो थे वो ज्वाइन किए थे, अभी शायद हट गए हुए हैं। तो हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट किए थे। आज हमारा सेकेंड लेक्चर है इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में स्टार्ट किया हुआ था जिसमें हम लोगों ने मैं वाइट ले लेता हूँ या कोई भी एक फ्लोरोसेंट ग्रीन कलर ले लेता हूँ, यस। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम लोगों ने क्या बताया था पिछली बार, कि ये आपके पेल्विक रीजन या श्रोणी क्षेत्र, ठीक है, पेल्विक रीजन या श्रोणी क्षेत्र में ये पाए जा रहे होते हैं। ठीक है, कंटेन्स अ पेयर ऑफ टेस्टिस अलोंग विद द एक्सेसरी डक्ट्स, ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया। इसके साथ में एक जोड़ा वृषण, सहायक नलिकाओं के साथ साथ एक ग्रंथियां या बाह्य जननेंद्रियां भी शामिल होते हैं। ठीक है, इसके बाद में द टेस्टिस आर सिचुएटेड, ये भी बताया गया कि टेस्टिस जो होते हैं वो बॉडी के बाहर सिचुएटेड होते हैं। और नॉर्मली जो हमारे टेस्टिस हैं वो हमारे स्क्रॉटम में, ठीक है, जिसको हम लोग वृषण कोश बोलते हैं, स्क्रॉटन में सिचुएटेड होते हैं। जिससे इसका मेन फायदा क्या था स्क्रॉटम का, जो मैंने बताया कि आपसे बोर्ड एग्जामिनेशन, नीट एग्जामिनेशन में भी पूछा जा सकता है कि मेन फायदा क्या था स्क्रॉटम का। क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस या स्पर्म बनने के लिए हमारे पास जो बॉडी का टेम्परेचर होता है उससे हमारा टेस्टिस का टेम्परेचर 2 डिग्री कम होना चाहिए। तो गर्मी के दिनों में देखिएगा स्क्रॉटम लूज होता है और वो जनरली बॉडी से दूर रहता है ताकि आपके बॉडी के टेम्परेचर से थोड़ा सा कम टेम्परेचर में रखा जा सके। जबकि ठंड में जब बाहर का टेम्परेचर कम होता है तो स्क्रॉटम टाइट जैसे होते हैं ताकि वो टेस्टिस बॉडी के नजदीक रहे और उसके टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प कर सके। तो ये था फंक्शन स्क्रॉटम का। फिर हम लोग आगे चल रहे थे और हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से अलग अलग ऑर्गेन पार्ट थे हमारे। ठीक है, तो ये एडल्ट जो था, कोई भी एडल्ट पर्सन में जो टेस्टिस होते हैं वो लगभग 4 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, और इनका ब्रीथ जो होता है वो 2 to 3 सेंटीमीटर की ब्रीथ का होता है। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के बारे में बताया कि लगभग लगभग 250 कंपार्टमेंट होते हैं और हर लोब्यूल में 2 से 3 हाईली क्वाइल्ड, बहुत स्प्रिंग के जैसा घुमावदार जो है ट्यूब्यूल ट्यूब्यूल्स होते हैं, जिसको हम लोग सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बोलते हैं, जिसमें स्पर्म या शुक्राणु का प्रोडक्शन होता है। और बार बार ये डायग्राम कई बार रिपीट होगा, ये वाला जो डायग्राम है वो कई बार रिपीट होगा। इसीलिए अगर आप बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए भी, शायद आयुष या किसी बच्चे ने पूछा था कि सर क्या बोर्ड एग्जामिनेशन में हमें ये चीज ड्रॉ करने के लिए दिया जाएगा या नहीं, ऑफ कोर्स दिया जाएगा। और अगर नहीं भी दिया गया तो मेरा कहना है कि आप इन स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करने का प्रैक्टिस करो, ताकि आने वाले टाइम में अगर बोर्ड में नहीं भी पूछा जा रहा है, डायग्राम वगैरह नहीं भी पूछा जा रहा है, तो भी आप डायग्राम को ड्रॉ करो। क्योंकि उससे क्या होता है ना कि अगर आप इस मिजाज से भी एग्जाम, कई बच्चे इस मिजाज से एग्जाम देते हैं ना कि सर जितना ज्यादा पेज लिखेंगे ना उतना ज्यादा नंबर आएगा। वैसे में बायोलॉजी आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि इसमें डायग्राम्स हैं। अगर आप चाहें तो आधा पेज, एक पेज तो आप डायग्राम बना करके उसका कवर कर सकते हैं। सपोज कर लीजिए किसी पेज का 2 पेज आंसर लिखना, मेरा कहना है कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये नर जनन अंग का अगर आपको आया क्वेश्चन बनाने के लिए, तो आप क्या कर सकते हैं, एक पेज, एक चौथाई पेज से आधे पेज, एक पेज में आप जनन अंग का चित्र बना दीजिए। और जनन अंग का चित्र बनाने के बाद में आप चाहें तो उसके बारे में लिखते चले जाइए। तो 1 1.5 पेज, 2 पेज तो बहुत आसानी से आप पहुंच सकते हैं। ठीक है, ये मैं एक बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। अदरवाइज जो इंट्रेंस होते हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि कितने पेज है, क्योंकि वो तो ऑब्जेक्टिव है। जो सही है उस पर टिक लगाइए, जो गलत है उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, और मैं ये भी समझाऊंगा। मेरे ख्याल से आयुष, शायद आयुष, आप अगर चाहें तो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। आयुष, कुछ बात हो जाती है। आयुष, अगर आप चाहें तो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। आयुष शुक्ला। यस आयुष। आयुष, शायद आपसे बात हुई थी ना, तो आपने कहा था कि शायद आप यूपी बोर्ड के लिए ही हैं, आप इसके लिए तैयारी नहीं कर रहे हैं, क्या नाम है, कोई भी इंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए तैयारी नहीं कर रहे, राइट? यस सर। ओके, चलिए
मैं वही बस कंफर्म करना चाहता था। और आयुष, आज एक मीटिंग हुई है हम लोगों की, तो उसमें हमें ये चीज कंफर्म किया गया हुआ है कि जितने भी लोग हैं, जो स्टूडेंट हैं, अगर आप चाहें तो, चूंकि हमारा नंबर बहुत कम है, बहुत कम बच्चे हैं, 2 3 4 5 बच्चे मुश्किल से हैं। हालांकि अभी तो हम लोगों ने तुरंत लॉन्च किया है, इसलिए बहुत सारे बच्चों को पता भी नहीं है। मैं तो आपको भी कहूंगा कि अपने दोस्तों से जिक्र कीजिए कि भाई, अगर आपको ये क्लास या पढ़ाई पसंद आ रही है तब। अगर नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, हालांकि मैं देखता हूँ कि आप बहुत रेगुलर रहते हो, तो होपफुली आपको शायद पढ़ाई पसंद आ रहे हो। थोड़ा सा बीच में हो सकता है कि मैं इंग्लिश वगैरह मीडियम को यूज कर रहा था, तो मुझे आ, बोला गया था, मैं दोनों साइड के बच्चों को थोड़ा सा ख्याल रख रहा था कि अगर कोई बच्चा नीट वाला है यूपी बोर्ड से, वो अगर वो पार्टिसिपेट कर देख रहा है लो। हाँ क्लास में, तो मैं उसको भी ये कर लूँ। ठीक है। तो अगर अगर पसंद है तो अपने अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए कि हाँ, यहाँ की क्लासेस हैं, थोड़ी सेटिस्फैक्ट्री हैं या अच्छा लग रहा हो। और आप चाहें तो बीच में अपने आप को अनम्यू हाँ, यही मैं बोलना चाह रहा था कि अगर आप चाहें तो बीच में अपने आप को अनम्यूट भी कर सकते हैं। क्योंकि चूंकि हमारी क्लासेस और हमारे नंबर कम हैं, जब ज्यादा बच्चे होते हैं तो हम लोगों के साथ में दिक्कत होती है। टर्न ऑफ रिमाइंडर, ओके। ठीक है, तो हमारे पास अगर ज्यादा बच्चे होते हैं तब हमारे पास दिक्कत होती है कि आखिर ज्यादा बच्चों को कैसे हैंडल किया जाए अगर वो बीच क्लास में कुछ पूछ रहे हैं। तो अगर हमारे पास 2 4 5 बच्चे हैं, आयुष, कभी भी बीच में लगे कि अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे वहां रोक करके बोल सकते हैं कि सर इस चीज को फिर से एक बार के लिए समझा दीजिए, ये चीज नहीं समझ में आया। ठीक है। तो हर लोब्यूल में स्प्रिंग जैसे क्वाइल होते हैं, जिसको हम लोग सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल बोलते हैं। सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल ही वो आपके नली होते हैं। सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल ही, मैं एक बार कर लेता हूँ, ठीक है। यस, शुक्रजनक नलिकाएं, हिंदी में उसको शुक्रजनक नलिकाएं लिखते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। और आज मैं बहुत थैंक यू बोलूंगा, जो मेरे कलीग उन्होंने समझाया कि आप चाहें तो ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एज को यूज कर सकते हैं ताकि आप जो भी चीज लिख रहे हैं उसको सेव कर सकते हैं। तो सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल को शुक्रजनक नलिकाएं बोलते हैं, और आप नाम से ही जान जाइएगा कि ये शुक्राणु इसी के अंदर बन रहे होते हैं। तो एक ट्यूब जैसा होता है, ठीक है, और इसी के अंदर में शुक्राणु जो होते हैं वो बन रहे होते हैं, और यहाँ से फिर इसको कैरी किया जाता है, वेयर द स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड। तो एक बार स्पर्म बन गए, शुक्राणु बन गए, फिर मेल जर्म सेल्स होते हैं जो इसी में मेल जर्म सेल्स, यानी कि इसको इंग्लिश में नर जर्म कोशिकाएं। तो मैंने उसमें पहले वाले भी इसमें क्लास में बोला था कि नर जर्म कोशिकाएं लिखते हैं। यही वो होते हैं जिनके अंदर में अर्धसूत्री विभाजन होता है, और इनसे जाकर के आपके शुक्राणु बनना शुरू करते हैं, स्पर्मेटोगोनिया। एंड सर्टोली सेल्स आर द सेल्स दैट लाइन इनसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर में, अंदर की ओर जो होते हैं, यहीं पे वो जर्म सेल्स पाए जा रहे होते हैं, नर जर्म सेल्स, जहां पे आपके इसका स्पर्मेटोगोनिया, और स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म का सिंथेसिस हो रहा होता है। सर्टोली सेल्स का क्या काम होता है, चूंकि सेल डिवाइड कर रहे होते हैं तो वो उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। ठीक है, इसके बाद में मैंने पिछली क्लास में बताया था कि लेडिग और इंटरस्टिशियल सेल्स हैं, रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, उनको हम लोग लेडिग सेल्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उनका काम होता है हार्मोन को सिक्रीट करना, और हार्मोन को सिक्रीट करके आपके ऑर्गेन या टिश्यूज या सेल्स के अंदर में उसको रिलीज करने का काम कर रहे थे लेडिग सेल्स का। ठीक है, यहां से आज की हमारी क्लास जो है वो शुरू हो रही है, दैट इज मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स। और जैसा जैसे आपका नाम दिया गया है, रेटे ऑफ टेस्टेस वासाइफ्रेंसिया से, ठीक है, मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ। ठीक है, सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल से, सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल से अब एक्सेसरीज डक्ट होते हैं। एक्सेसरीज डक्ट का काम क्या होता है? एक्सेसरीज डक्ट का काम होता है स्पर्म जो शुक्राणु बन गए हैं उनको स्टोर करना और उसको बाहर तक रिलीज करने का काम होता है। अभी मैं आपको रेट ऑफ टेस्टिस, वासाइफ्रेंसिया, एपिडाइडिमस एंड वासाइफ्रेंसिया एफरेंस, ये सारे चीजों का मैं हिंदी में भी नाम आपको अभी बता रहा हूँ, और साथ ही साथ में मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ कि इन सारे नाम के साथ में
आपको रेट ऑफ टेस्टिस, वासा एफरेंसिया, ठीक है, ये एडी डायडिमिस और वास डिफरेंस, इन सारे ऑर्गन्स का या फिर एक्सेसरीज डक्ट का आपको सिर्फ सीरीज याद रखना है। क्वेश्चन में क्या आता है आपके पास में, क्वेश्चन में क्या आता है, अरेंज these accessories ducts, accessory ducts according to their origin, according to, चाहे वो बोर्ड लेवल का एग्जामिनेशन हो, चाहे वो क्या नाम है इसका नीट लेवल का एग्जामिनेशन हो, 2 3 4 बार पूछा हुआ है। सबको एबीसीडी करके बता दिया। ये मान लीजिए आपको 4 आपको दे दिया, 5 आपको दे दिया, ए में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल दे दिया, 2 में रेटे ऑफ टेस्टिस दे दिया, 3 में वासा एफरेंसिया, 4 में, ऐसे करके आपको दे दिया। और आपसे पूछा जाएगा कि ए सी बी डी, ए बी सी डी, डी सी बी ए, इस तरह से करके आपसे पूछा जाएगा कि आप बताओ कि इसका और मतलब ओरिजिन जहां से स्पर्म बन रहा होता है और बाहर तक रिलीज करने तक में इन एक्सेसरीज डक्ट का सीक्वेंस क्या होता है। तो अरेंज दिस एक्सेसरीज डक्ट अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन फ्रॉम, ठीक है, पोजीशन फ्रॉम sperm synthesis to ejaculation, sperm synthesis to ejaculation, ठीक है, बाहर आने तक में इनका रखना है। तो नॉर्मली हम लोग सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को 1 लिखते हैं, उसके बाद रेटे ऑफ टेस्टिस 2 है, वासा एफरेंसिया 3 है, ठीक है, एडी डायमिस जो है वो 4 है, वासा डिफरेंस जो है वो 5 है। 5 के बाद वासा डिफरेंस के बाद में फिर आपको और भी आगे में ग्लैंड्स हैं जिसमें यूरिनरी ब्लाडर आता है, ब्लाडर के बाद में यूरेथ्रा आता है। तो ये सारे चीजें वहां से निकल करके पहुंचते हैं। हम लोग एक एक करके देखेंगे कि क्या है काम। मेरे ख्याल से किसी बच्चे ने हाथ उठाया, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, या फिर आप चैट सेक्शन में भी आ करके ये कर सकते हैं। बच्चे अगर आप चाहें तो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। आप चाहो तो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, या फिर आप अपने आप को ये भी कर सकते हैं, चैट सेक्शन में भी आ करके आप सवाल पूछ सकते हैं। रेहान खान, वेरी गुड इवनिंग रेहान खान। बच्चे आपने में से किसी ने एक हाथ उठाया था, ओ बाय मिस्टेक अगर हो गया होगा तब कोई बात नहीं है, ठीक है। रेहान खान, वेरी गुड इवनिंग रेहान खान। तो ये आप वासा डिफरेंस तक में, अभी जो आगे मैं बताने जा रहा हूं वो है कि वासा डिफरेंस तक में, रेटे ऑफ टेस्टिस से लेके वासा डिफरेंस तक में आप कैसे ये करें। आप देखो, आगे का डिस्कशन जाने के पहले मैं आपको यहीं से समझा देता हूं, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए, ये वो एरिया है, अ, मेरे ख्याल से, यस ठीक है, ये वो एरिया है, ये कौन सा कलर लूं ताकि समझ में आ जाए, मैं ग्रीन ले लेता हूँ, ठीक है। ये वो एरिया है जहां पे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहने का मतलब है कि जो भी आपके, मैंने आपको बताया था ना कि लोब्यूल लगभग 250 के आसपास होते हैं, और हर लोब्यूल, 250 लोब्यूल्स में 2 से 3 क्वाइल्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि आपके स्पर्म का सिंथेसिस कर रहे हैं, जिसको हम लोग सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। तो यहां से देखिएगा कि टेस्टिकुलर लोब्यूल्स सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स से ही मिलके बने हुए होते हैं। इसी के अंदर में 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनी, FEROUS, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं, ठीक है। ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है हर टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर में पाया जा रहा है। अब यहाँ जो स्पर्म बना है वो सबसे पहले रेटे ऑफ टेस्टिस वहां तक जाएगा, वहां से वासा एफरेंसिया पे जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद इपिडाइडिमस में जाता है, और फिर वासा डिफरेंस में जाता है 4। वासा डिफरेंस में आने के बाद में यूरिनरी ब्लाडर के ऊपर से होते हुए, ठीक है, यूरिनरी ब्लाडर से होते हुए, सेमिनल वेसाइकिल होते हुए यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा से फिर फाइनली ये बाहर की ओर निकल करके जान चले जाते हैं। तो ये पूरा एक पाथवे है, और मैं आपको बार बार समझा रहा हूं कि ये जितने भी नाम हैं, ये जितने भी सेंसरी एक्सेसरीज डक्ट्स हैं,
उससे डायरेक्टली आपसे ये नहीं पूछा जाता है सवाल कि रेटे ऑफ टेस्टिस का क्या काम होता है। ठीक है, तो टेस्टिकुलर लोब्यूल और वासा एफ्रेंसिया के बीच में रेटे ऑफ टेस्टिस पाए जाते हैं, वासा एफ्रेंसिया का क्या काम होता है, ये आपसे नहीं पूछा जाता है। पूछा जाता है कि ये एक्सेसरी डक्ट जहां सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म का सिंथेसिस हुआ है, वहां से लेकर के पेनिस के बाहर निकलने तक में इनका सीक्वेंस क्या होता है, बस यही आपसे सवाल पूछा जाता है। इससे ज्यादा सवाल आपसे नहीं पूछा जाता है। तो ये हमारा एक मोटा मोटी डिस्कशन का रहेगा आज हमारे, कि इन ग्लैंड्स का या इन एक्सेसरी, ग्लैंड्स बोला मैंने, इन एक्सेसरी डक्ट्स का क्या काम हो रहा होता है। तो हम लोग आते हैं सबसे पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बारे में। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल क्या है? शुक्रजनक नलिकाएं। तो मैं हिंदी में इसको जरा सा मेंशन कर देता हूं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को लिखते हैं शुक्रजनक नलिकाएं। शुक्रजनक नलिकाएं, ये वो नलिका है जिसके अंदर में स्पर्मेटोगोनिया और सर्टोली सेल्स पाए जा रहे थे। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल रिवीजन करते चलेंगे साथ साथ में, इसी के अंदर में स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है, और नाम से आपको पता होगा स्पर्मेटोगोनिया, जिससे स्पर्म का सिंथेसिस हो रहा है, और इसके साथ में सर्टोली सेल्स भी आते हैं। सर्टोली सेल्स का क्या काम था? सर्टोली सेल्स का काम था न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। स्पर्मेटोगोनिया का काम था मियोटिकली डिवाइड करके स्पर्म का सिंथेसिस करना। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ऑफ टेस्टिस ओपन्स ओपन इनटू वासा एफ्रेंसिया। ओपन क्यों लिखा है, ओपेंस क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बहुत सारे ट्यूब्यूल होते हैं, ठीक है। तो ये वासा एफ्रेंसिया में ओपन होता है, लेकिन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल और वासा एफ्रेंसिया के बीच में रेटे ऑफ टेस्टिस होते हैं, RETE ऑफ टेस्टिस। यहां पे आप आसानी से देख सकते हैं कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल था। मैं फिर से एक बार मेंशन कर दे रहा हूं, ठीक है। टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल था, वो वासा एफ्रेंसिया में ओपन होता है वाया रेटे ऑफ टेस्टिस। अब मैं क्या कर रहा हूं, इनको हटा करके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के नीचे में मैं लिखता हूं शुक्रजनक कोशिका, या नलिका, सॉरी कोशिका मैंने बोल दिया, ठीक है, नलिका, शुक्रजनक नलिका, ठीक है। साथ ही साथ में मैं करता हूं क्या, रेटे ऑफ टेस्टिस को भी मैं आपको ये कर देता हूं, ठीक है। रेटे ऑफ टेस्टिस को वृषण जालिका, वृषण जालिका, वृषण जालिका बोलते हैं। वासा एफ्रेंसिया को शुक्रवाहिनी, ठीक है। आ, वासा एफ्रेंसिया को शुक्रवाहिनी, शुक्राणु को जो कैरी करे, वाहिनी, ठीक है। मैं जरा सा इसको और क्लीन कर देता हूं। शुक्र वाहिनी, और एपिडाइडिमस को लिखा गया है अधिवृषण। अधिवृषण क्यों लिखा गया है एपिडाइडिमस को? ठीक है, एपिडाइडाइमिस को अधिवृषण क्यों लिखा जाता है, या ठीक है, मैं इस चीज को भी ये कर दूंगा, अधिवृषण, ठीक है। वृषण का मतलब होता है वृषण का मतलब होता है ये टेस्टिस, और अधिवृषण का मतलब होता है जो टेस्टिस से जस्ट बाहर निकल रहा होता है, इसीलिए उसको अधिवृषण या एपिडाइडिमिस बोला गया होता है। तो यहाँ पे मैं हम लोग फिर से आते हैं कि जो भी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, शुक्रजनक नलिकाएं, जो शुक्रजनक नलिकाएं हैं, वो शुक्रवाहिनी तक पहुंचते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेंशन कर दूं शुक्रजनक नलिका, ठीक है। रेटे ऑफ टेस्टिस से होते हुए, वृषण जालिका से होते हुए, वृषण
जालिका से होते हुए, रेटे ऑफ टेस्टिस से होते हुए शुक्र वाहिनी तक जाती हैं। ऐसी वाहिनी जो शुक्राणु को कैरी करने का काम करती हैं, शुक्र वाहिनी तक जाती हैं। ठीक है। शुक्र वाहिनी के पास पहुंचने के बाद सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, रेटे ऑफ टेस्टिस, वासा इफ्रेंसिया, मैंने इस चीज को ये कर दिया है। ठीक है। रेटे ऑफ टेस्टिस होते हुए वासा इफ्रेंसिया तक पहुंचते हैं। वासा इफ्रेंसिया में पहुंचने के बाद में, वासा इफ्रेंसिया में यहां तक पहुंचने के बाद में आप देखिएगा शुक्रवाहक लिखा गया है वासा इफ्रेंसिया को, शुक्रवाहक। अब यहां से स्पर्म या शुक्राणु जो है वह अब बाहर निकलने के लिए रेडी हो चुके हुए हैं। ठीक है। अशोक कुमार, वेरी गुड इवनिंग अशोक कुमार। ठीक है, इसको लिखता हूं मैं शुक्रवाहक। वेरी गुड इवनिंग अशोक। ठीक है। सभी बच्चे एक, हालांकि मैं जानता हूं कि कुछ ना कुछ क्लास होता है या कहीं ना कहीं पे बच्चे रास्ते में होते हैं या बिजी होते हैं, अदरवाइज मेरे ज्यादातर स्टूडेंट्स खासकर मैं नाम भूल रहा हूँ इनका। ठीक है, ज्यादातर स्टूडेंट्स जो होते हैं वो बिल्कुल, वेरी गुड इवनिंग अशोक, वेरी गुड इवनिंग। ठीक है, वो बहुत टाइमली क्लास को ज्वाइन कर लेते हैं, फिर भी एक निवेदन रहता है कि भाई थोड़ा सा टाइमली आ जाइए। ठीक है। तो शुक्र यहां से क्या हो गया, फिर से आते हैं। सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल को था शुक्रजनक नलिका, शुक्रजनक नलिका जिस पर स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है, जिनमें स्पर्मेटोगोनिया और सर्टोली सेल्स पाए जा रहे थे। स्पर्मेटोगोनिया का क्या मतलब होता है, वैसे सेल्स जिनके अंदर में मियोटिक सेल डिवीजन हो। चलिए, मैं एक क्लास जो है, क्या ठीक है, चूंकि सेल डिवीजन को पढ़ना था हम लोगों को 11th क्लास में ही, तो स्पर्मेटोगोनिया से जुड़ा हुआ कि उसमें मियोटिक सेल डिवीजन होता है और वहां से आपके स्पर्म बनते हैं। सर्टोली सेल्स का काम होता है हम लोग उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करें। जब यहां से स्पर्मेटोगोनिया से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से आपके बन चुके हैं स्पर्म, तो वो टेस्टिकुलर ट्यूब्यूल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निकल के रेटे ऑफ टेस्टिस, रेटे ऑफ टेस्टिस मतलब वृषण जालिका, वहां से निकल करके वासा इफ्रेंसिया शुक्र वाहिनी तक आते हैं। शुक्र वाहिनी से निकल करके शुक्र वाहक तक पहुंचते हैं। मैंने आपको फिर से एक बार, अशोक ज्वाइन किए हुए, मैं आपको फिर से एक बार बता दूं, इसमें जो आपकी सहायक नलिकाएं हैं उनका मेन फंक्शन आपसे नहीं पूछा जाएगा एग्जाम। एग्जाम में आपसे ये उम्मीद की जाएगी कि आपके इसके करेक्ट सीक्वेंस को आप याद करो, कि किसके बाद क्या आता है, किसके बाद क्या आता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाद में रेटे ऑफ टेस्टिस आते हैं, रेटे ऑफ टेस्टिस के बाद में वासा एफ्रेंसिया आता है, वासा एफ्रेंसिया के बाद में आता है एपिडाइडेमस, एपिडाइडेमस के बाद में आता है यस एपिडाइडेमस, एपिडाइडेमस के बाद में आता है वासा डिफरेंस, वासा डिफरेंस के बाद में फिर हम लोग यूरेथ्रा या फिर ये सेमिनल वेसाइकिल होते हुए यूरेथ्रा तक जाएंगे। और ध्यान से चलिएगा, अभी हम लोग को और भी इसमें आना है। सो वासा इफ्रेंसिया वासा इफ्रेंसिया से फिर निकल करके हम लोग आते हैं एपिडाइडिमस में। वासा इफ्रेंसिया से एपिडाइडिमस पोस्टीरियर सरफेस ऑफ टेस्टिस बोला जाता है, यानी कि टेस्टिस के बाद का जो इलाका है उसको हम लोग एपिडाइडिमस बोलते हैं। और इसका हिंदी भी आपको साफ तौर पे लिखा हुआ है कि इसको अधिवृषण बोला गया है। अधिवृषण कहने का क्या मतलब है, मैंने बताया था कि वृषण टेस्टिस को बोलते हैं, अधिवृषण बोलते हैं कि ये जस्ट टेस्टिस से बाहर निकले हुए हैं, इसलिए इसको अधिवृषण बोला गया हुआ है। ठीक है। यहां आने के बाद में फिर हम लोग थोड़ा सा नीचे आते हैं। यस, ये देखिएगा, इसका सीक्वेंस जो है वो और भी अच्छे से यहाँ पे समझ में आ जाएगा। मैं ये लिख देता हूँ। ठीक है, टेस्टिकुलर ल्यूब्यूल जहां से आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल निकलते हैं, रेटे ऑफ टेस्टिस, अगर आप देखिएगा जूम है यहाँ पे देखिए, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म बन रहा होता है, रेटे ऑफ टेस्टिस तक पहुंचता है, रेटे ऑफ टेस्टिस को सेकेंड नंबर पे लिखते हैं। ठीक है। इसके बाद में ये जाल जैसा है, विषम जालिका, वासा इफ्रेंसिया। ठीक है, विषम जालिका बोलता हूँ वासा इफ्रेंसिया को, वासा इफ्रेंसिया शुक्रवाहिका पहुंचती हैं, शुक्रवाहिका, उसके बाद में इपिडाइडेमस पे पहुंचते हैं, ये 4 नंबर पे आ गया। और यहां से निकलने के बाद में, मैं रेड कलर वाले को ट्रैक कीजिएगा, यहां पहुंचते हैं फिर वासा डिफरेंस पे। ठीक है।
तो एपिडायडेमस से निकल करके वासा डिफरेंस पे पहुंचे, वासा डिफरेंस से एब्डोमिन एंड लूप ओवर यूरिनरी ब्लैडर। चूंकि ये गैमिट बना रहे हैं, यूरिन नहीं, ये गैमिट बना रहे हैं, यूरिन नहीं, इसलिए ये यूरिनरी ब्लडर के ऊपर से होकर के जाते हैं, वो यूरिनरी ब्लडर के थ्रू होके नहीं जा रहे होते हैं। हम लोग उसको यूरिनरी ब्लडर को क्या बोलते हैं, मैं एक बार के लिए चेक कर लेता हूँ। जी, मूत्राशय बोलते हैं, यूरिनरी ब्लडर को हम लोग मूत्राशय बोलते हैं। ओवर यूरिनरी ब्लडर यानी कि मूत्राशय। ठीक है, मूत्राशय लिखता हूं मैं। ठीक है, एब्डोमिनल, एब्डोमेन और यूरिनरी ब्लडर के ऊपर से होते हुए ये गुजरते हैं, उनके थ्रू नहीं, क्योंकि इनका काम यूरिन बनाना नहीं है। आगे का एक सवाल भी है, ठीक है, जो आपको साफ तौर पे पता चलेगा कि यूरिनरी ब्लडर से जो यूरिन निकल रहा होता है उसके पीएच, और जो आपका सेमन निकलता है, जो स्पर्म निकलता है, उसके पीएच में डिफरेंस होता है, लेकिन दोनों एक ही नली से निकल रहे होते हैं, दोनों एक ही नली से निकल रहे होते हैं। तो ये ऐसा होगा कि अगर आप, आपके नलिका में पेशाब या फिर मूत्र का कुछ अंश बचा हुआ है, तो वो एसिडिक नेचर के होते हैं। अगर उस वक्त में स्पर्म उस रास्ते से गुजरेगा तो उसको क्षति या हानि पहुंच सकता है। तो इससे पहले कि आपका ये जा रहा हो, स्पर्म उस रास्ते से गुजरे, आपके शरीर से एक तरह का फ्लूइड निकलता है जो उसके पीएच को, एसिडिक पीएच को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है, ताकि जब स्पर्म निकले वहां से तो जो आपकी शुक्राणु कोशिकाएं होती हैं उनकी क्षति ना हो पाए। ठीक है, तो ये बोर्ड में है। मैं तो आपको एक बार के लिए सभी बच्चे को बोलता हूँ कि मैं जिस लेवल पे आपको पढ़ा रहा हूँ ना, बायोलॉजी आप बहुत आसानी से नीट का एग्जामिनेशन दे सकते हैं। तो मैं आपको एक बार के निवेदन करूंगा सभी बच्चों से कि जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं मेरे से कम एक बार नीट का एग्जामिनेशन जरूर दीजिए। आप इस माइंड मेकअप में बिल्कुल मत रहिए कि नहीं, नीट का एग्जामिनेशन हमें नहीं देना, हम तो बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए पढ़ रहे हैं, हमें इससे क्या लेना देना है कि वहाँ क्या पढ़ाई हो रही है क्या नहीं पढ़ाई हो रही है। तो इस मिजाज से नहीं रहे अशोक। अगर आप चाहें तो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, थोड़ी बातचीत भी हो जाएगी। अशोक, वेरी गुड इवनिंग अशोक, क्या हाल है? अशोक, आवाज जा रही है? ओके, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है मेरे तक। ठीक है, हो सकता है कुछ नेटवर्क या माइक का इशू होगा। तो एपिडाइडेमस से निकल के वासा डिफरेंस पे आते हैं, जो पेट और मूत्राशय के ऊपर से होकर के गुजरते हैं और लास्ट में यूरेथ्रा तक पहुंचने का काम करते हैं। ठीक है, लास्ट में वो यूरेथ्रा तक पहुंचने का काम करते हैं, जो कि इजैकुलेटिंग डक्ट जिसको बोला जाता है। यूरेथ्रा को मूत्र मार्ग जो है ये बोला गया है, यूरेथ्रा को मूत्र मार्ग बोला गया हुआ। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग यूरेथ्रा के बाद का जो आगे का है। दीज डक्ट्स, जो भी डक्ट है या नलिका है, ठीक है, जो भी नलिका है, कौन कौन से, जिसमें आपके वृषण पालिका से लेकर के, वृषण पालिकाएं से लेकर के, ठीक है, नलिका में क्या क्या है मैं बता देता हूँ। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, शुक्रजनक नलिका। ठीक है, मैं एक एक करके लिख देता हूँ, शुक्रजनक नलिका। और इसी चीज को याद रखिएगा, ठीक है, इसी चीज को याद रखिएगा कि शुक्रजनक नलिका, यहां से आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास में वृषण जालिका, ठीक है, वृषण जालिका, वृषण जालिका से आगे बढ़ते हैं तो शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिका से आगे बढ़ते हैं तो अधिवृषण, ठीक है, और अधिवृषण से आगे बढ़ते हैं तो शुक्रवाहक। इनका मेन काम या मेन फंक्शन जो होता है, दीज डक्ट्स स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट द स्पर्म्स फ्रॉम द टेस्टिस टू द आउटसाइड थ्रू यूरेथ्रा। यहां से फाइनली यूरेथ्रा जो है, मूत्र, जिसको हम लोग मूत्र नलिका है या मूत्र मार्ग, यस, मूत्र मार्ग जो है,
इनका मेन काम होता है स्पर्म को स्टोर करना। स्पर्म का स्टोर यहां से शुरू होगा, शुक्रजनक नलिका से, और फाइनली यूरेथ्रा से बाहर की ओर जो आपके शुक्राणु बने होते हैं वो उसको निकाल देने का काम करते हैं। लास्ट में एक टर्म है, आ, मैं आ जाता हूं यहां से, यस, मिएटस, यूरेथ्रल मिएटस। यूरेथ्रल मिएटस को मूत्राशय मुख बोला जाता है, ठीक है, मूत्राशय मुख, जहां से फाइनली जो आपके स्पर्म है वो बाहर आ जाते हैं। तो यूरेथ्रा जो है वो ओरिजिनेट होता है यूरिनरी ब्लैडर एंड एक्सटेंड्स थ्रू द पेनिस टू एक्सटर्नल ओपनिंग। यहां से आप देखिएगा कि यूरेथ्रा का पार्ट जो है वो यूरिनरी ब्लैडर से शुरू हुआ है और फाइनली जाकर के ये शरीर के बाहर में निकालने का काम करते हैं। और यूरेथ्रा ही मूत्र मार्ग जो है वही आपके लिए एक कॉमन पैसेज होता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि urethra is a common passage, ठीक है, for urine and सीमन लिख दूं या स्पर्म लिख देता हूँ, ठीक है, सीमन और स्पर्म डिस्कस कर लेंगे दोनों की क्या है क्या नहीं। तो यूरेथ्रा एक कॉमन पाथवे होता है। अब आप देखिए, तो मैंने क्या बताया था कि यूरिनरी ब्लैडर से ऊपर से होकर के वासा एफरेंस जो है वो यूरेथ्रा तक जाते हैं, और यूरेथ्रा का दूसरा मार्ग जो होता है वो आपके यूरिनरी ब्लैडर या मूत्राशय से जुड़ा हुआ होता है। तो क्या कहना है कि उसी यूरेथ्रा से पेशाब या मूत्र भी बाहर आता है और उसी यूरेथ्रा से स्पर्म भी बाहर आता है। एक आम रास्ता है यूरेथ्रा, जो एक आम रास्ता है, मैं लिख देता हूं, आम रास्ता है मूत्र एवं, सॉरी, एवं शुक्राणु के लिए, शुक्राणु के लिए, किसी भी शुक्राणु और मूत्र के लिए ये एक कॉमन रास्ता होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा इस चीज को ऐड करना चाह रहा था, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग पे ज्यादा ये ना पड़े, प्रेशर ना पड़े, क्योंकि मैं भी वो नहीं चाहता हूँ कि जो बच्चे आ, इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, क्या नाम है इसका, नीट वगैरह में इंटरेस्टेड नहीं है, उन पे ज्यादा प्रेशर ना पड़ जाए कि सर जो है वो नीट के हिसाब से पढ़ा रहे हैं, यूपी बोर्ड के हिसाब से नहीं पढ़ा रहे हैं। तो फाइनली लास्ट में आता है आपका पेनिस, जो कि मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, ठीक है, जो असल में जो ये है नर जनन अंग जो होते हैं, बाह्य जनन अंग, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नर बाह्य जनन अंग, ठीक है, नर बाह्य जनन अंग हैं जो आपके एक्सटर्नल जेनिटेरिया है। इनके अंदर एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं, कुछ विशेष पदार्थ के विशेष तरह के एक उत्तक पाए जाते हैं जो इनके इरेक्शन, खड़ा होने एवं इंसेमिनेशन यानी कि शुक्राणु को बाहर निकालने में मदद कर रहे होते हैं। मैं जरा, ये कहाँ चला गया भाई, चलिए ठीक है, बाहर निकालने में हेल्प करते हैं, ठीक है। इनलार्ज्ड इंड, इसके इंड पे थोड़ा सा इसका सिरा जो होता है वो बड़ा होता है। इनलार्ज इंड ऑफ पेनिस जो है उसको हम लोग ग्लांस पेनिस बोलते हैं, और उसको ग्लांस पेनिस ही बोलते हैं, जो कि एक ढीली पतली सी चमड़ी से घिरा हुआ होता है, जिसको हम लोग फोर स्किन बोलते हैं, ठीक है। ग्लांस पेनिस और उसको फोर स्किन बोलते हैं। थोड़ा सा ऊपर में लेके चलूं तो यहाँ जो डायग्राम है यहाँ पे आपको दिखाई दे देगा कि ये फोर स्किन है, और ये जो उभरा हुआ पार्ट है उसको हम लोग ग्लांस पेनिस बोलते हैं। साथ ही साथ में इन सारे चीजों के मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स में, ग्लैंड में ये था मेल एक्सेसरी, एक सेकेंड, डक्ट्स, ठीक है, मेल एक्सेसरी डक्ट्स थे जो आपके नलिकाएं थी जो आपको कैरी कर रहे थे। इसके साथ साथ में उनसे कुछ ग्लैंड्स भी जुड़े होते हैं, जिसमें सेमिनल वेसाइकिल है, ठीक है, अप्रोस्टेट ग्लैंड है, और बल ब्यूरेथ्रल
जो है ये तीन तरह के ग्लैंड पाए जा रहे हैं। अगर आप पीछे वाले डायग्राम में जाएंगे, ठीक है, तो आपको सेमिनल वेसाइकिल, ठीक है, प्रोस्टेट और बल्ब यूरेथ्रल ग्लैंड, ये तीन ग्लैंड हैं जो आपको दिखाई देंगे। ठीक है, सेमिनल वेसाइकिल आप देखिएगा कि यूरेथ्रा के ऊपर में और दोनों साइड में पाए जा रहे होते हैं, जो यूरिनरी ब्लैडर के पास में होते हैं। प्रोस्टेट जो है वो जस्ट उसी के नीचे में पाए जाते हैं, ये भी दोनों साइड में। और बल्ब्यूरो यूरेथ्रल जो है वो भी आपके यूरेथ्रा के दोनों साइड में पाए जा रहे होते हैं। इनका मेन काम क्या होता है, इन ग्लैंड्स का मेन काम क्या होता है, ये एक सिक्रीशन यानी कुछ तरल पदार्थ को निकालते हैं, जो कि जिसको हम लोग सेमिनल प्लाज्मा बोलते हैं। सेमिनल प्लाज्मा जो है, ये सवाल है नीट में पूछा हो, ठीक है, कि सेमिनल वेसाइकिल्स के जो एक्सेसरी ग्लैंड है उससे निकलने वाले तरल पदार्थ को क्या बोलते हैं। चार ऑप्शन दिया हुआ है, सेमिनल प्लाज्मा पे अगर आप टिक लगा देते हैं तो वो सही हो गया। उसमें पूछा गया कि उसमें किस तरह के शर्करा पाए जाते हैं, किस तरह का शुगर पाया जाता है, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, मैनिटोल, ठीक है, लैक्टोज पाया गया। फ्रक्टोज नाम का शर्करा जो है वो पाया जाता है। फ्रक्टोज किस किस चीज से मिलकर बना होता है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, इससे फ्रक्टोज बना होता है। साथ ही साथ उसमें कैल्शियम, जिसके चलते वो सफेद रंग होते हैं, एंड सर्टेन एंजाइम्स। कैल्शियम सिर्फ सफेद रंग के लिए नहीं है, बल्कि एग के सरफेस पे पेनिट्रेट करके उसके अंदर जाने के लिए भी कैल्शियम को यूज किया जाता है। और कुछ एंजाइम्स होते हैं जो मेम्ब्रेन डाइजेशन वगैरह में हेल्प कर रहे होते हैं, अगर इंसेमिनेशन का केस होता है तो। इट ऑल्सो हेल्प्स इन लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस। इंटरकोर्स के समय, सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय आपके पेनिस के लुब्रिकेशन में भी हेल्प करते हैं, ताकि सेक्सुअल इंटरकोर्स को आसानी से किया जा सके, उसमें किसी भी तरीके के फीमेल जेनाइटा या फिर मेल जेनाइटा को किसी भी तरीके का डैमेज ना पहुंचाया जा सके। ठीक है, अब अशोक और एक और बच्चे, आप लोग चैट सेक्शन में आके मेरे को बता सकते हैं अगर आप चाहें तो। मेरे पास में एक्सेसरीज ग्लैंड जो है, वो सेमिनल वेसाइकिल जो है वो दो पाए जाते हैं। उसमें 60% जो है सीमेन जो होते हैं वो सेमिनल वेसाइकिल से प्रोड्यूस होता है। थिक येलो अल्कलाइन फ्लूइड होते हैं, जिसमें म्यूकस पाया जाता है। फ्रक्टोज जो है वो एनर्जी के लिए। ये सारा डिस्क्रिप्शन मेरे पास में ऑलरेडी है, जो नीट क्लास के लिए मैंने रखा हुआ था। अगर आप बोलिएगा तो मैं इस क्लास में डिस्कस करूंगा। और अगर आप बोलेंगे कि नहीं सर वो थोड़ा ज्यादा है, हमें उतनी की जरूरत नहीं है, तो मैं चाहूँ तो इस क्लास को यहाँ पे रोक करके आपसे डाउट पूछ सकता हूँ। फिर अगली वाली क्लास में हम लोग फीमेल जेनाइटल ऑर्गन के बारे में बात करेंगे। अशोक और एक और बच्चा है, प्लीज आप अपना नाम बता सकते हैं। अगर आप चाहें तो चैट सेक्शन में आके बता सकते हैं। हमारे पास अभी 15 मिनट समय है, और मैं 5 से 7 मिनट में ये भी बता दूंगा जो ये जो तीन ग्लैंड हैं आपके, वो क्या क्या सिक्रीट करते हैं और उनका मेन काम क्या होता है, एक स्लाइड में मैं बता देता हूँ। ठीक है, बता दीजिए। थैंक यू अशोक। मैं यही एक्सपेक्ट करता हूँ स्टूडेंट्स से कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज जो होता है ना वो बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो मैं एक एक करके जो एक्सेसरी ग्लैंड हैं उनमें क्या क्या फंक्शन होता है उनका, वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, हालांकि हो सकता है आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, नीट में है। हिंदी मीडियम में पढ़ा दें। अभी जो मैं बता रहा हूँ वो तो इससे है, क्या नाम है आपका, जो मैंने आपको बताया था। आपको ये हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा सेमिनल वेसाइकिल जो है। मैं कैसे इसको करूं, अच्छा ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, हिंदी में ही लिखता हूँ। सेमिनल वेसाइकिल मुझे इंग्लिश में लिखने दीजिए, फिर मैं हिंदी में बता दूंगा कि उसका क्या काम होता है क्या नहीं काम होता है। ये चलेगा अशोक? सेमिनल वेसाइकिल अगर मैं लिख देता हूँ इंग्लिश में और मैं हिंदी में बताऊं कि इसका क्या काम है, तो चलेगा अशोक? जी चलो, थैंक यू अशोक, इतना भी कम से कम छूट देने के लिए थैंक यू। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ सेमिनल वेसाइकिल। ठीक है, इनके दो नंबर होते हैं। 2x लिखने का मतलब है दो होते हैं, दो होते हैं। और दोनों ही जो है यूरेथ्रा के दोनों साइड में, यानी मूत्र मार्ग के दोनों साइड पाए जा रहे होते हैं। इसका डायग्राम मैंने ऑलरेडी आपको ये किया हुआ है। सेमिनल वेसाइकिल जो है वो उस तरह से दिखाई देते हैं, और ये है आपका यूरेथ्रा।
ठीक है, ये हो गया, मैं लिख देता हूं मूत्र मार्ग। ठीक है, और ये हो गया आपका सेमिनल वेसाइकल। इनका काम क्या होता है, ये लगभग जो आपके सीमेन है, ठीक है, सीमेन का 60%, ठीक है, ये सेमिनल वेसाइकिल से आता है। देखिए, सीमेन और सेमिनल वेसाइकिल, सीमेन और स्पर्म दोनों में क्या अंतर होता है? स्पर्म क्या है ना, एक कोशिका है। स्पर्म जो है वो एक सिर्फ एक कोशिका है, जिसके अंदर में मेल के एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जा रहे होते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीमेन एंड स्पर्म? तो स्पर्म जो है, मैं यहां लिख देता हूं शुक्राणु। ठीक है, शुक्राणु सिर्फ एक कोशिका होती है, सिर्फ एक कोशिका, माने कहने का मतलब है कि करोड़ों होते हैं, लेकिन वो एक कोशिका है जिसके अंदर में एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, अगुणित क्रोमोसोम, अगुणित लिख देता हूं मैं, अगुणित नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जा रहे होते हैं। लेकिन ये जो स्पर्म बने हैं, वो टेस्टिस से निकल के, वृषण से निकल करके बाहर आकर के मादा जनन अंग के अंदर जाके अंडाशय तक पहुंचे, तब तक के लिए जो उसको एनर्जी, कैल्शियम या फ्रक्टोज वगैरह की जरूरत जरूरत हो रही होती है, वो एक एक्स्ट्रा फ्लूइड जो होता है वो उसके साथ में दिया जाता है, जिसको हम लोग सीमेन बोलते हैं। तो सीमेन एक तरल पदार्थ है जिसमें आपके स्पर्म साथ ही साथ में कुछ और भी चीजें दी जाती हैं जो स्पर्म के माइग्रेशन को सपोर्ट करने का काम करता है। अगर आपको समझ में आया है तो हाँ लिख दीजिए, यस सर लिख दीजिए, और अगर नहीं समझ में आया तो मैं फिर से बता देता हूँ। ठीक है, तो सेमिनल वेसाइकिल से प्रोड्यूस होते हैं, इतनी इंग्लिश तो और हिंदी तो चलनी चाहिए मेरे ख्याल से, प्रोड्यूस होते हैं। हम दोनों ने, आपने क्या, आपका तो पता नहीं, मैं तो 100% इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हूँ, लेकिन मैं फिर भी अपने आप में बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा हूँ बदलाव लाने की, ताकि जो बच्चे हैं हिंदी मीडियम वाले, मेरे लिए बहुत आसान है ये बोल देना कि मैं हिंदी मीडियम को नहीं पढ़ाऊंगा सर, ये हुआ है। फिर आपके लिए किसी दूसरे टीचर को खोजा जाएगा, और मेरी इच्छा ये होती है कि ये एक एज अ चैलेंज लेते हैं। अगर इसको इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना होता तो मैं क्या बोलता? तो सेमिनल vesicles are two in number that are situated in the both side of urethra. Basically, they are contributing in 60% of the fluids found in the semen. They are thick, yellowish in structure, alkaline by nature. इस तरह से मैं पढ़ाते चला जाता, मुझे फिर और मेहनत ये सब चीजों की नहीं पड़ती। फिर मैं सोचता हूँ कि अगर अगर अभी अशोक और बाकी बच्चे जो भी है क्लास में, आप मुझे 10 में अगर 5 नंबर भी देते हो कि चलो ठीक है, ठीक ठाक टीचर हैं, तो मैं ये सोचता हूँ कि फिर मेरे बच्चे सिर्फ भाषा के अंतर के चलते क्यों छूट जाए। अगर मुझे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ रही है हिंदी में पढ़ाने के लिए, तो कर लेते हैं ना फिर, क्या लगता है? ठीक है, तो यही सोच को लेकर के मैं ये कर रहा हूँ, तो मैं 4 कदम आगे बढ़ रहा हूँ आपके लिए। विश्वास कीजिए कि मैं कभी हिंदी में पढ़ाई ही नहीं किया मैंने। आर्मी स्कूल, जवाहर नवोदय विद्यालय, आर्मी स्कूल, एंड फिर अमिट यूनिवर्सिटी दिल्ली वगैरह से पढ़ाई की। मुझे ये जो है ना शुक्राणु, बीजाणु, अगुणित, ये सब कुछ नहीं। मैं पिछले 1.5-2 महीने में जो हिंदी पढ़ा रहा हूँ उसी में मुझे ये सब चीजें याद हुई। एक कदम थोड़ा सा आप भी आगे आ जाइए। ठीक है, थोड़ा सा आगे आ जाइए, मैं 4 कदम आगे आता हूँ, आप 1 कदम आ जाइए आगे। ठीक है, ये थिक, अब थिक को क्या कहते हैं? मोटा। ठीक है, थिक लिख देता हूं मैं, THICK। इतने तो समझ में आ जाएगा, थिक होगा, येलोइश पीले रंग का होता है। ठीक है, सीमेन के बारे में बता रहा हूँ, स्पर्म नहीं। येलोइश कलर के होते हैं, अल्कलाइन, क्षारीय। देखिए मैं हिंदी में बता रहा हूँ, अल्कलाइन, ठीक है, क्षारीय नेचर के होंगे। अल्कलाइन कहने का मतलब क्या होता है? दैट इज पीएच दैट इज ग्रेटर देन 7, पीएच की वैल्यू 7 से ज्यादा होगा तो वो क्षार होता है, अल्कलाइन नेचर के होते हैं। इनमें फ्रक्टोज पाया जाता है, फ्रक्टोज को हिंदी में फ्रक्टोज ही बोलते हैं, फ्रक्टोज को हिंदी में भी फ्रक्टोज ही बोलते हैं। इंग्लिश की क्लास कितने टाइम से, कौन सी इंग्लिश की, साइंस इन इंग्लिश या इंग्लिश? साइंस इन इंग्लिश की क्लास या इंग्लिश की क्लास?
अशोक जरा सा आप कंफर्म कर लेना कि क्या इंग्लिश मीडियम की क्लास आप पूछ रहे हो कि साइंस इंग्लिश मीडियम में है, या जो लिटरेचर इंग्लिश होता है उसकी क्लास आप पूछ रहे हो। ओके, ओनली इंग्लिश, मैं इसके बारे में तो नहीं बता पाऊंगा। मैं एक काम करता हूँ कि आपसे मेरी मुलाकात फिर वेडनेसडे को होगी। मैं एक बार के लिए फिर से कंफर्म कर लेता हूँ, मैं थोड़ा दिमाग से उतर गया था, तो मैं एक बार के लिए कंफर्म कर लेता हूँ कि क्या 12th क्लास के बच्चों जो बोर्ड की एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्या उनकी अंग्रेजी की कक्षा चलती है। ठीक है। ठीक है, क्या अंग्रेजी की कक्षा चलती है और उसका टाइमिंग क्या है। अगर नहीं चलती है तो भाई बच्चों को मैसेज डाल के भेजिए कि हमारे यहाँ सिर्फ साइंस और इसकी क्लास चल रही है, हमारे यहाँ बाकी लिटरेचर वगैरह की क्लास नहीं चल रही है। तो ये बच्चों को बता दीजिए, मैं आपको मैसेज करवा देता हूँ। ठीक है, चलती है तो मैं एक बार के लिए बात करके बताता हूँ, मैं बात करके बताता हूँ। तो पीएच 7.0 के ऊपर होता है। ठीक है, ये कोआगुलेटिंग एंजाइम है एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, कोआग्यूलेटिंग, यानी कि अगर स्पर्म निकलता है, अगर आप उसको छोड़ दीजिएगा कपड़े या किसी भी चीज पे तो वो जम जाते हैं। तो कोआगुलेटिंग एंजाइम हैं जो उनका थक्का जमाने में हेल्प करते हैं। COA ग्यूलेटिंग एंजाइम है, जिसको हम लोग एस्कॉर्बिक एसिड, बच्चे बच्चे वो मत कीजिए, प्लीज मत कीजिए, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, ये हैं। और प्रोस्टाग्लैंडिन लोकल रेगुलेटर हैं, जो आपके कौन से ग्लैंड हैं जो इसके सिक्रीशन को कंट्रोल करने का काम करते हैं। तो प्रोस्टाग्लैंडिन जो है ये इसको रेगुलेट करने का काम करते हैं, रेगुलेट करने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एक नंबर सेमिनल वेसाइकिल। फिर प्रोस्टेट ग्लैंड, आपने कई बार नाम सुना होगा कि प्रोस्टेट कैंसर हो गया है या फलाने का प्रोस्टेट का ऑपरेशन हुआ है। ठीक है, तो प्रोस्टेट ग्लैंड का नाम क्या है। ये लेटर एज में, जैसे आप यूरिन को रोक रहे होते हैं, पेशाब लगा है तब भी नहीं जा रहे हैं, ठीक है, या क्लास में नहीं दिया जा रहा है। मैं तो ऐसा टीचर हूँ, कोई बच्चा बोलता है सर बाथरूम जाना है, अब तुम सीरियस हो या नहीं हो तुम जाओ। ठीक है जी, ये जो यूरिन रोकने वाली बीमारी होती है ना लोगों को, ये कैंसर कॉज करता है आगे में जाके, मैं इसके डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो ये आपके प्रोडक्ट्स डायरेक्टली इनटू द यूरेथ्रा थिन एंड मिल्की होते हैं। एंटी कोआगुलेंट एंजाइम है साइट्रेट। देखिए, अब इनमें पाया जाता है एंटी कोआगुलेंट, यानी कि ये स्पर्म जो है, ठीक है, ये बॉडी के अंदर जम नहीं जाए, इसलिए इसके अंदर जो एंटी कोआगुलेंट पाए जाते हैं वो है साइट्रेट। साथ ही साथ साइट्रेट जो है वो एनर्जी भी प्रोवाइड करने का काम करता है। ठीक है, और ये डायरेक्टली यूरेथ्रा में रिलीज किए जाते हैं, रिलीज्ड डायरेक्टली इन यूरेथ्रा। और लास्ट है आज का क्लास का, वो है तीसरा, बलब्यूरोथ्रल, बलब्यू बलब्यूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, इनका क्या काम होता है। इनका काम होता है पेयर बिलो द प्रोस्टेट, जस्ट प्रोस्टेट के नीचे में और छोटे ये पाए जा रहे हैं। 2 नंबर ये हो गया और 3 नंबर ये हो गए। ठीक है, इनका काम होता है फ्लूइड्स दैट न्यूट्रलाइजेस द एसिडिटी। अब देखिए, बल्ब यूरेथ्रल ग्लैंड है जो न्यूट्रलाइज, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था, ठीक है, कि पेशाब भी उसी रास्ते से जाता है, स्पर्म भी या शुक्राणु भी उसी रास्ते से जाता है। पेशाब का पीएच एसिडिक होता है और शुक्राणु जो होते हैं इनके पीएच बेसिक या अल्कलाइन होते हैं। तो अगर पेशाब के रास्ते से उसी वक्त शुक्राणु निकल रहा होगा तो वो क्या करता है, हमारे शुक्राणु की जो कोशिकाएं हैं उसको डैमेज पहुंचा सकता है। तो बल्ब यूरेथ्रल ग्लैंड का जो ये होते हैं रिलीज किया जाता है, वो न्यूट्रलाइज करता है एसिडिक पीएच, एसिडिटी ऑफ यूरेथ्रा। ठीक है, बिकॉज ऑफ यूरिन, बिकॉज ऑफ यूरिन, पेशाब के चलते उस रास्ते में जो भी एसिडिटी है वो उसको न्यूट्रलाइज कर देने का काम करता है, ताकि स्पर्म उस रास्ते से गुजरे तो उसको किसी भी तरह का डैमेज ना पहुंचे। तो बस आज के लिए इतना ही था। ठीक है, यही एक स्लाइड था जो मैं आपसे बोलना चाह रहा था कि आप एक स्लाइड के लिए सिर्फ इसको और ऐड कर लो,
ठीक है, तो आपके लिए बहुत ज्यादा ये हो जाएगा। ठीक है। मैं इसको जरा सा सेव कर दे रहा हूँ। क्या हो गया, बंद हो गया? हाँ, ठीक है। तो ये था सेकेंड लेक्चर। अगर आप लोग चाहें तो एक एक करके अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। मैं सभी बच्चों को अनम्यूट करने का मैं भेज दे रहा हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट है तो सवाल पूछ सकते हैं, और नहीं तो चैट सेक्शन में, या फिर आप अपने मोबाइल के सामने में एक थम्स अप का बटन है, अगर आप उसको प्रेस कर दीजिएगा तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको समझ में आ गया है। अशोक, थैंक यू अशोक। हेलो। हेलो बच्चे, बोलो। अच्छा, वो एग्जिट कर गए सभी बच्चे। अशोक ने कह दिया कि सर ओके है। एक और बच्चा है, मैं आपका नाम नहीं आ रहा है, मैं आपको अनम्यूट करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अगर हो सके तो अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा, तो फिर हम बात कर पाएंगे। बच्चे, पढ़ाई समझ में आई आज की? यस सर। ओके। अगर कोई दिक्कत होगा तो आप रिवीजन वाले क्लास में एक बार के लिए फिर से इसको वीडियो देख लीजिएगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी दिक्कत है समझने में तो मेरे से अगले क्लास में आप पूछ लीजिएगा। हम लोग उस चीज को वहां डिस्कस करके ही फिर आगे जाएंगे। अशोक और बाकी बच्चे, फीमेल सर रिप्रोडक्टिव अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या मादा जनन अंग को एक बार के लिए पढ़ के आइएगा, फिर समझने समझाने में ज्यादा आसानी होगी। ठीक है। तो चलते हैं फिर, अगली क्लास में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माँ बाप की सेवा कीजिए, खूब मन लगा करके पढ़िए। फिर आगे हम लोग इसी चीज को कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू बच्चे, थैंक यू। वेलकम वेलकम बच्चे, वेलकम। गुड नाइट।